जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि क्लास 1 to 5 का है। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट एग्ज़ाम 11 जनवरी 2022। जी हाँ, 11 जनवरी 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 1 to 5 का, उसी का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन ज़रूर करना होगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP का ये 30 प्रश्न है। जी हाँ, CDP का 30 प्रश्न है। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें CDP से रहेगा 30 प्रश्न, मैथ से रहेगा 30 प्रश्न और 30 प्रश्न होगा पर्यावरण और 30 प्रश्न रहेगा भाषा 1 और 30 प्रश्न भाषा 2। इस प्रकार से टोटल प्रश्न रहेंगे 150 और टोटल टाइम रहेगा 150 मिनट का। जी हाँ, 150 मिनट का। तो आइए CDP का ये पहला प्रश्न इसमें कहता है, कथन है। जी हाँ, कथन और उसका तर्क है। तो कथन कहता है कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है ऑप्शन डी, P और R दोनों गलत है। जी हाँ, P और R यानी कि कथन और तर्क, यहाँ दोनों गलत है, क्योंकि सभी बच्चों का विकास जो है एक समान नहीं होता है और तुलना का दर जो है वो एक जैसा नहीं होता है, ताकि उसकी सटीकता को मापा जा सकता है। इसलिए दोनों यहाँ पे कथन और तर्क दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का। जी हाँ, सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुख। जी हाँ, समीप दूराभिमुखी उसका जो प्रदर्शन है वो समीप दूराभिमुखी है, क्योंकि बच्ची फुटबॉल खेलने से पहले वह कूदना और छलांग मारना सीखना चाहती है। नेक्स्ट है तीसरा। जी हाँ, तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, यह सही नहीं है। कहता है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है। यह गलत कथन है और इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 4 नंबर का। यही सब प्रश्न पूछा गया था 11 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में। जी हाँ, ये टोटल प्रश्न 11 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा गया था सीटेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कारण कहता है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। जी हाँ, सही कह रहा है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका तर्क है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो यहाँ कारण और तर्क दोनों सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, P और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है P की, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए।
जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को चाहिए कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 6 नंबर में दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये सभी के सिद्धांतों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक चरण में है। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि 2020 किस पर बल देती है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बल देती है वह है ऑप्शन ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। नेक्स्ट है 12 नंबर का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में जो किसकी भूमिका अहम है, तो जो भूमिका अहम है वह है भाषा की। जी हाँ, भाषा की भूमिका अहम है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो यहाँ कहता है कि कक्षा में की गई अंतःक्रिया, दूसरा है परियोजना, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है आत्म आकलन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी। जी हाँ, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन, ये सभी बच्चों के सीखने का आकलन करने में यह जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। और नेक्स्ट है 16 नंबर का। जी हाँ, 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है 17 नंबर का
कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। जी हाँ, विद्यार्थी जो है वो मौखिक परीक्षा के बजाय अगर लिखित परीक्षा देता है तो यह जो है सफल विद्यार्थियों जो श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विशेषता है वह प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोच में सटीकता की आवश्यकता। जी हाँ, सोच में सटीकता की आवश्यकता। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संदर्भहीनता से उसे बचना चाहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि बोरियत, तनाव, जिज्ञासा या भय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिज्ञासा। जी हाँ, बच्चे अगर जिज्ञासु रहेंगे तो उन्हें सीखने में या प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा कारक जो है वो प्रदर्शन करने विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वह जिम्मेदार नहीं है जिज्ञासा। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है। तो ऐसे उदाहरण को एक आद्य रूप कहा जाता है। जी हाँ, एक आद्य रूप। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है। तो कहता है कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिसंज्ञान का। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत का। नेक्स्ट है 27 नंबर का प्रश्न कि किसकी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा
या संरचना को सक्रिय करे। नेक्स्ट है 28 नंबर का। जी 28 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि इसमें अभिकलन और तर्क है। जी अभिकलन और तर्क है। अभिकलन में दिया गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तर्क कहता है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि पी सही है लेकिन आर गलत है। जी हाँ, पी सही है यानी कि अभिकलन जो है सही है और आर जो है ये तर्क जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। जी हाँ, अधिगम या असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 30 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। जी हाँ, कौन सा जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। जी हाँ, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। जी हाँ, तो ये था 30 प्रश्न सीडीपी का और यह प्रश्न पूछा गया था 11 जनवरी 2022 की परीक्षा में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।